everyone, I welcome you all once again to my channel, that is Learn Commerce with Shimil Bhagi. ठीक है, so we were doing the transportation problem, ठीक है, in the last class. तो हमने क्या क्या कर लिया था, हमने ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली क्या है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, टू फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, जो कि क्या थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वैम. ठीक है, हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड कर दी हुई हैं. अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्लासेस थी और हमने बहुत कुछ सीखा उसमें. आज की हमारी क्लास क्या है, इसके बाद इन 2 स्टेप्स के बाद कौन सा थर्ड स्टेप आता है, टू नो वेदर द अबव सोल्यूशन इज ऑप्टिमम और नॉट. हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिसको किस नाम से डिनोट किया जाता है, जिसको किया जाता है मोदी टेस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट. ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि एज कम्पेयर टू NWCM एंड LCM, वैम क्या देता है, हमेशा नियरेस्ट टू द ऑप्टिमम सोल्यूशन. या तो वो ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा या तो फिर क्या होगा, नियरेस्ट होगा टू द ऑप्टिमम सोल्यूशन. अब वो ऑप्टिमम सोल्यूशन है क्या, वो हमें कौन बताएगा, मोदी टेस्ट बताएगा. ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं कि मोदी टेस्ट. ठीक है, मोदी टेस्ट को हम और U एंड V मेथड भी बोलते हैं, U एंड V मेथड. ठीक है ना, अभी U एंड V क्या होता है ये हम आने वाली क्लास में करेंगे, अभी कुछ ही देर में करने वाले हैं. ठीक है, बट मोदी टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, मैं आपको सीधा डायरेक्टली मोदी टेस्ट करवाऊंगी. ठीक है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आपने करना सीख लिया है. आज जो हम क्वेश्चन करना जा रहे हैं, आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है. उसमें क्या चीज़ें कवर होती हैं, एक तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी वो, ठीक है, अनबैलेंस प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारी क्या होगी, केस ऑफ डीजनरेसी होगा. ठीक है, एंड उसके ऊपर से तुमने क्या लगाना है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट. ये चारों चीज़ें, मतलब पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जितना भी डिफ़िकल्टीज थी, जितनी भी अड़चनें थी ना, वो सारी इस क्वेश्चन में आ जाएंगी. मतलब अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, तुम्हारा हो जाएगा बेड़ा पार. मतलब तुम्हें इस चैप्टर में कोई भी हरा नहीं सकता. इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम ऐसे यूं चुटकियों से क्या कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उसका बेसिक मतलब समझा देती हूँ. ये है बच्चे आपका क्वेश्चन. तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ें, ये क्या लिखता है, सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू दी मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड गिव क्राइटेरिया फॉर दी ऑप्टिमैलिटी. ठीक है, आगे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे आता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट. अगर आप देखे जाएं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की हमेशा हम क्या करना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं. बट इसमें बोल रहा है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कॉस्ट तो रिड्यूस करना है, बट अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमाइज करके हमें क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. तो जब मैक्सिमाइजेशन का कॉस्ट तुम्हारा क्वेश्चन होता है तो उसका सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ये आज नई चीज़ सीख रहे हो आप. अगर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है. एज रिटन ऑल्सो, एज द प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, first we will convert into the minimization by deducting all the profit elements from the maximum profits. जैसे कि मैंने बोला, ये सारे क्या हैं, तुम्हारे प्रॉफिट एलिमेंट्स हैं. अब प्रॉफिट एलिमेंट्स को हम किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, बाय सिलेक्टिंग द हाईएस्ट कॉस्ट. ठीक है ना, अब इसमें से देखें हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी है, डिंग 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 करके 44 इज़ द हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट. इस 44 को तुम सभी बाकी प्रॉफिट एलिमेंट से क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है ना, इग्नोरिंग द प्लस माइनस साइंस. ठीक है ना, जैसे 44 माइनस 44, ठीक है, जहाँ पे लिख दिया 44 माइनस 44 इज 0, 44 माइनस 38 इज 6. ई कॉस्ट आ गई है तुम्हारी मिनिमाइज करके. 44 माइनस 25 इज 19, 44 माइनस 35 इज 9, 44 माइनस 38 इज 6, 44 माइनस 22 इज 11. ठीक है ना, 44 माइनस 22 इज ठीक है ना. इस तरह से आपने क्या करना है, बेसिकली सारे करने हैं.
ये तो हो गया तुमने जब तुमने मैक्सिमाइज को क्या कर लिया, मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लिया बाय सिलेक्टिंग दी हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट और उसको अपने क्या करना है, सब में से माइनस कर दिया। ये था हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कन्वर्टिंग इनटू दी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ मैंने बोला था, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो आपने सबसे पहले क्या देखना, आपकी डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। एज इट इज़ ऑलरेडी क्लियर इन द क्वेश्चन कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। सप्लाई कितनी है 200 है एंड डिमांड कितनी है 150। इसको तुम क्या करोगे, बैलेंस करोगे बाय एडिंग अ डमी कॉलम ऑफ 50 रुपीज़। 50 डिमांड जैसे इन्होंने की है जिसकी कॉस्ट क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुमने ये दो चीज़ें करनी थी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट करना था। कैसे करना है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट एलिमेंट वाला कॉस्ट उठाना है और उसको सब में से माइनस कर देना है, प्लस माइनस इग्नोर करके उसकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने डिमांड एंड सप्लाई को चेक करना है, अगर तो इक्वल है आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर वो इक्वल नहीं है तो उसमें डमी कॉलम या फिर रो ऐड कर दो। एज शोन इन द एग्जाम्पल, मैं आपको वैम मेथड आज नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, इन्होंने सिंपल क्या कर लिया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला है वैम के थ्रू, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें भी कुछ भी नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया है, इन्होंने वैम का मेथड सॉल्व किया, बट आप अपने आप से खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एलोकेशंस दे दी हुई, सब कुछ दे दिया। इन्होंने टोटल कॉस्ट निकाला थ्रू वैम, कितना है 1810, 1810। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर है। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में इतना समझ लिया हुआ था कि हमने वैम से कैसे कैलकुलेट करना है। आज हमने क्या करना है, आज हमने क्या करना है, वैम के ऊपर क्या लगाना है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाना है। वो हम क्या करेंगे आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब इसको भूल जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब स्टार्ट होने से पहले, ठीक है ना, मोदी है क्या। ठीक है, मोदी क्या है मैं आपको वो बताती हूँ, आप पहले वो सीख लीजिए। ठीक है, मोदी क्या है, कहता है इट प्रोवाइड्स, लिख लें साथ में आपको समझ आ जाएगा। मेरे पेन्स कहाँ हैं, आई नीड माई पेन्स। ठीक है, मोदी क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यू means of finding the unused रूट। हमने बोला कि वैम से क्या निकलता है, या तो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है या नियरेस्ट टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है। तो फिर भी हम क्या लगाते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं मोदी के थ्रू। कहता है मोदी क्यों निकाला जाता है कि इन केस अगर वो वैम से निकाला हुआ भी ऑप्टिमल टेस्ट नहीं है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस कोई और भी रूट था जिससे क्या है हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकती थी। ध्यान से सुनना कि क्या कोई और भी अनयूज रूट था जिससे हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो दोबारा से रिड्यूस हो सकती थी। बस इसी को चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, मोदी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, मोदी टेस्ट वैम के बाद, आफ्टर योर वैम तुमने क्या निकाली, टोटल कॉस्ट निकाली। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकाली, ठीक, जो थी हमारी 1810 थी। ठीक है, ये थी। अब इससे पहले, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, ऑप्टिमलिटी टेस्ट से पहले, बिफोर ऑप्टिमलिटी टेस्ट वी विल टेस्ट नॉन डीजेनरेसी केस। क्या टेस्ट करेंगे हम बच्चे, टेस्ट ऑफ नॉन डीजेनरेसी। ये क्या होता है मैम, इसको ध्यान सुनना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू दी जिसको क्या बोला जाता है, स्टोन्स केस भी बोला जाता है, एलोकेशंस। ठीक है, बिफोर दी ऑप्टिमलिटी टेस्ट हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, टेस्ट ऑफ नॉन डीजेनरेसी लगाना है, m प्लस n माइनस 1, वेयर एज योर m किसको डिनोट करता है,
रो को करता है और ये किसको करता है, कॉलम को करता है। ठीक है, इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन देखो, ये ध्यान से देखना, m ये तुम्हारी क्या होगी, रोज होगी, और ये क्या होगी तुम्हारी, कॉलम्स हो गई ये वाली सारी। ठीक है ना, m प्लस एन माइनस वन, ध्यान से देखना, m प्लस एन माइनस वन। ठीक है, रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, कितनी है, 3। तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 3 प्लस कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, डमी को इंक्लूड करके क्या है, डिमांड और सप्लाई को इग्नोर करें, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू दी एलोकेशंस या फिर स्टोन स्केयर्स। एलोकेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इज इक्वल टू दी 6। अब क्वेश्चन को देखें हमारे, हमने लिया तो ये कितना आता है, 7 इज इक्वल टू 6। जब भी तुम्हारा ये इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब ये क्या है, इट्स अ केस ऑफ इट इज़ अ केस ऑफ डीजेनरेसी, इट इज़ अ केस ऑफ डीजेनरेसी। सो जब ये केस ऑफ डीजेनरेसी आ जाता है, जब ये केस ऑफ डीजेनरेसी आ जाता है, वी विल, यहाँ पे लिखें, वी विल एड एप्सिलॉन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, या तो हम डेल्टा से करेंगे या फिर ई से भी कर सकते हो। ठीक है, एट लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एट लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ठीक है, मोदी से पहले आपने क्या देखना है, मैंने ये चीज़ नहीं आपको करके दिखाई है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका वैम निकल जाता है, आपने सबसे पहले क्या लगाना है, टेस्ट ऑफ नॉन डीजेनरेसी निकालना है, जो कैसे निकलता है, m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू दी स्टोन स्केयर्स, जो हमारे एलोकेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो m क्या डिनोट करता है, रो, n क्या करता है, कॉलम, 3 प्लस 5 माइनस वन इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 6, मतलब ये क्या है, इक्वल नहीं थे। तो ये हमारा केस क्या था, डीजेनरेसी का केस बन गया था। तो इसमें हमने क्या करना है, हमेशा एप्सिलॉन ऐड कर देना है। कहाँ पे ऐड करना है, टू दी लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन केस अगर ये इक्वल आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, नॉन डीजेनरेसी का बनता है, आप सीधा लगा सकते हैं, बिना कोई एप्सिलॉन ऐड किए आप अपने क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने इतना देख लिया है। ठीक है, अब आइए कुछ चीज़ें को समझते हैं। ठीक है, आइए कुछ चीज़ों को समझते हैं। मैम अपना फ़ोन बड़ा घुमाते हो, हमारा पूरा फ़ोन 360 डिग्री में घूम जाता है, क्या करें। क्वारंटीन में मेरे पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ नहीं है, चीज़ें नहीं है, सो आई हैव टू मेक द वीडियो लाइक दिस ओनली, काइंडली एडजस्ट। शुक्रिया एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं, मैं इसको बुक को बाहर कर दूँ, थोड़ा आई विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, मोदी ड्रेस लगा रही हूँ मैं, ध्यान से देखना किस तरह से कर रही हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ। आपने पता क्या करना है, आपने अपनी जितनी भी रोज एंड कॉलम्स है ना वो बना देनी है। ठीक है ना, वैल्यूज भी मत लिखना। जैसे आपकी 6 कॉलम्स थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 तो कॉस्ट वाले थे और 5 तुम्हारा सप्लाई का था, एंड तुम्हारी 4 रोज थी, 3 थी तुम्हारी नॉर्मल प्रॉफिट एलिमेंट्स या फिर कॉस्ट की थी, और लास्ट कौन सी थी, डिमांड की थी। तो आई हैव टू मेक 1 2 3 6 एंड 4 तो मैंने बना लिया, 6 बनानी है। 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 which is dummy। ठीक है, A B C and D। आप भी मेरे साथ ये ड्राइंग कर सकते हैं।
ठीक है, कॉस्ट लिख रही हूँ मैं इसमें, इसको ना मैं ऐसे थोड़ा दोबारा से घुमा दूँ हाँ, अब ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। ठीक, अब इसको मैं दोबारा से लिख रही हूँ, रिड्यूस कॉस्ट लिख रही हूँ। ठीक है, 406 19 9 and 6 22 14 and 16 11 14 14 and 000। ठीक है, ये तुम्हारा था एलोकेशन जो एज पर तुम्हारी वैम थी वो भी तुम कर लो। 10 30, यहाँ पे 60 थी, यहाँ पे 30 थी, ठीक है, 0 and 50 थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे तुम्हारा। ठीक है, ये मैंने तुम्हारा क्या किया है, सीधा वैम से उतारा है। ठीक है, ये कॉस्ट, डिमांड और सप्लाई मैंने भी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, जो तुम्हारी बेसिक कॉस्ट की थी और एलोकेशन सी जो तुमने वैम के थ्रू निकाली है, सिर्फ मैंने वो लिखी है। ठीक है, अब तुमने टेस्ट ऑफ डीजनरेसी भी, नॉन डीजनरेसी भी लगा लिया, वहाँ पे इक्वल नहीं था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या इक्वल नहीं था। जब इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वी ऐड दी एप्सिलॉन, जिसको हम किससे करते हैं, डेल्टा से या फिर ई से करते हैं, एट द लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अगर यहाँ पे आप देखे जाएँ कौन सी लोएस्ट कॉस्ट है, 0 है, 0 0 0 0, यहाँ पे तो ऑलरेडी अलॉटेड है, इन दोनों में से कर सकते हो। मैं सपोज करो इसको यहाँ पे अलॉट कर रही हूँ, फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न कर रही हूँ, तो मैं वो बाद में बताती हूँ। यहाँ पे भी कर सकते थे बट मैंने यहाँ पे करना चाहा बिकॉज मेरे को इस चीज़ का एक बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, वो मैं करती हूँ, मैं थोड़ी समझदार हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। जो थोड़े कम समझदार होंगे वो यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, ये इतना हो गया। इसको समझने से पहले मैं तुम्हें एक ये पूरा जो तुम्हारा वाटर स्क्वायर आता है उसको समझाती हूँ किस चीज़ से डिनोट किए जाते हैं। आइए मेरे साथ सीखें। ये तुम्हारा सपोज करो एक वाटर है, स्क्वायर है, हम अभी चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे तुम्हारी हमेशा क्या होती है, कॉस्ट होती है। यहाँ पे तुम हमेशा क्या लिखते हो, एलोकेशन लिखते हो, जैसे एज पर अबव भी तुमने किया, ये कॉस्ट थी और ये तुम्हारी एलोकेशन थी। आज जो हम मोदी टेस्ट में सीखने जा रहे हैं वो क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं, एक CIJ और एक DIJ। ठीक है ना, अब ठीक है, एक फॉर्मूला लिखो, तुम्हारा कॉस्ट हमेशा किसके इक्वल होती है, U प्लस V के इक्वल होती है। अब U एंड V मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, ये तुम्हारा सपोज करो U है, ये क्या है तुम्हारा V। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई की जगह आप क्या लिखोगे, U एंड V। ठीक है, अब U और V क्या होता है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, वैल्यू असाइंड टू कॉलम, और ये क्या होती है, वैल्यू असाइन टू रो। ठीक है, वैल्यू असाइन टू दी रो, वैल्यू असाइन टू दी कॉलम। ठीक है, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से निकलता है, U प्लस V के इक्वल होता है। U और V कैसे निकालना वो मैं आपको सिखाती हूँ। इसके अलावा एक CIJ होता है। ठीक है, CIJ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी U प्लस V होता है। ठीक है, DIJ का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट माइनस CIJ, जहाँ पे DIJ हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये हमारी कौन सी होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है, और ये क्या होती है हमारी, इम्प्लाइड कॉस्ट होती है। तो मैंने जर्नली बताया है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को समझ लो ध्यान से। ये कॉस्ट है, ये एलोकेशन है, ये CIJ है, ये DIJ है। CIJ तुम्हारा होता है कॉस्ट इन स्क्वायर्स होता है, वैसे इसको किससे बोला जाता है, कॉस्ट इन स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ आता है तो हम आगे से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच्चे आपको पता होता है क्या होती है, कोई अगर आप चीज़
सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट होती है बेसिकली, अगर आपने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हो, सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट होती है। अगर आप किसी को चूज़ करते हो तो उसको सेकंड बेस्ट थिंग को आप क्या करते हो, सैक्रिफाइस करते हो टू हैव द बेस्ट थिंग, ठीक है ना, तो वो तुम्हारी होती है, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी, ये चीज़ें समझ आ गई। अब हम करते हैं यू एंड वी की। अब तुमने क्या क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू साइंस टू दी कॉलम एंड दी रो। जो भी तुम्हारी वैल्यूज़ होती है ना कॉलम और रो की, तुमने उसमें क्या करना होता है, एक वैल्यू को क्या करना होता है, ज़ीरो लेट करना होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, तुम हमेशा ज़ीरो पता किसको लेट करना, जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन हो, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में हो। मैक्सिमम कॉलम में कितनी है, 2 1 1 एंड 2। एलिप्सन को भी तुम क्या करोगे, एप्सिलॉन को भी तुम क्या करोगे, हमेशा एक एलोकेशन ही मानोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 2 थी, रो वाइज से करो 1 2 3 एंड 4। इसमें क्या है, इस वाले पूरी रो में क्या है, मैक्सिमम एलोकेशंस है, हर सेल में क्या है, मैक्सिमम एलोकेशंस है। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्मार्टली इसको क्या कर रही हूँ, लेट ज़ीरो कर रही हूँ, मतलब इस पूरी रो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। वैल्यू असाइन टू दैट होल ऑफ रो इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, सिर्फ ये ज़ीरो निकालना है। इन सब का हमने क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। ये निकालना है। अब ये कैसे निकालना है मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। हल्का हल्का छोटा छोटा सा लिखना, कॉस इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब ये जो ज़ीरो है ना, ये वैल्यूज़ कैसे निकल सकती हैं, उसी कॉस्ट की निकल सकती हैं, उसी सेल की निकल सकती हैं जहाँ पे क्या है, एलोकेशन दी होएंगी, एलोकेशन दी होएगी, ठीक है ना, मतलब स्टोन स्क्वायर्स। इस पूरे रो में ध्यान सुनना, सिंपल भाषा में मैंने इसको ज़ीरो लेट डाउन कर लिया। कौन कौन से सेल्स है यहाँ पे एलोकेशन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। हम सिर्फ इसी के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ कॉलम्स निकाल सकते हैं। जो भी हमें दी हुई है, जो भी हमने रो चेक करी हैं, जहाँ जहाँ पे एलोकेशंस हैं, स्टोन स्क्वायर्स हैं, उसी स्क्वायर्स की हम क्या निकाल सकते हैं, कॉलम की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज करो ये देखो, कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी, मैंने छोटा सा लिख लिया, कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी। इस पूरी रो की अगर इसकी निकालनी है, मैंने इस डब्बे की मैंने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इसकी कॉस्ट चेक करो और इसकी यू चेक करो, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी आती है, 4, यू कितना आता है, 0 प्लस वी, तो वी निकल आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 4 माइनस 0 विल बी 4, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ध्यान से समझना, ये क्या थी, हमने ज़ीरो ले लिया, हमने कहा ज़ीरो, आप वी की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जहाँ पे एलोकेशन भी दी हो। तो अगर इसकी मैंने वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे एलोकेशन भी है और कॉस्ट भी दी हुई है। तो कॉस्ट तुम्हारी 4 थी, यू की वैल्यू तुम्हारी 0 थी, वी हम निकल जाएगा, ठीक है ना, उधर जाके। सिमिलरली कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी, यहाँ पे अब निकालनी है, एलोकेशन भी है और कॉस्ट भी है और ये चीज़ भी दी हुई है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है, 22 इज इक्वल टू यू कितना है, 0 प्लस वी कितना हमें फाइंड करना हो, तो ये कितना निकल जाएगा, 22। सिमिलरली अगर ये निकालेंगे, ये कितना 11, ये कितना 0। कहने का मतलब है जब भी तुम्हारी वैल्यू ऑफ जो रो होती है 0 होती है ना, उसकी कॉस्ट ही तुम्हारी वैल्यू बन जाती है, वैल्यू ऑफ कॉलम। ध्यान सुनना, जब भी तुम्हें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है इन 4 चीज़ों को, जब भी तुम्हारी किसी भी यू की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, तो उसकी जो वैल्यू ऑफ कॉलम होती है ना, वो कॉस्ट के बराबर आती है। जैसे आपने 4 देखा, 22 देखा, 11 देखा और 0 देखा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं निकाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे एलोकेटेड सेल नहीं था। जहाँ पे एलोकेटेड सेल नहीं होता है वहाँ पे आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। आप इतना इतना निकल गया, समझ आ गया। अब तुमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है, ये और ये वाली और ये वाली। कैसे निकालेंगे, ये सारी तो हमने कर ली। अब ये देखें, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी एलोकेशन भी है, इसकी कॉस्ट भी है, तो क्या ये निकल सकती है। कैसे मैम, देखो, कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी, इसकी कॉस्ट कितनी है, 0, यू हमने निकालनी है, प्लस वी कितना है, 4। तो अगर जब ध्यान से देखें, जब 4 उधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है ना। ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉलम भी दी हुई थी,
एलोकेशन भी थी और कॉस्ट भी थी, तीनों चीज़ें थी, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ निकाल लिया। क्लियर हो गया? ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब इसको चेक करो, यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है, एलोकेशन भी और कॉस्ट भी है। C इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है ना। तो C कितना है 0, U कितना है हमें फाइंड आउट करना है, प्लस V कितना है 0, तो ये 0 माइनस 0 0 ही बन जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं एक एलोकेशन करना भूल गई हूँ, सॉरी। 20 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसलिए तो हमने नॉन डिजेनरेसी लगाया था टेस्ट, ठीक है 20। अब क्योंकि हमारे पास C इज इक्वल टू यू प्लस वी, कॉस्ट कितनी है 6, U कितना है 0, प्लस V हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो V किसके इक्वल आ गया 6 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 6। पहले तो मेरे को इतना बता दो कि तुम्हें वैल्यू ऑफ कॉलम और वैल्यू ऑफ रो निकालना आ गया। U और V अगर तुम्हें आ गया है तो तुम्हारी आधी समस्या दूर हो गई है। ये बच्चे इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना, 15 मार्क्स में क्वेश्चन आपका इसका आता है कि पहले तो वो बोलते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लो और उसके बाद हमें ये बताओ कि ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं वो तुम किस तरह बताओगे, थ्रू मोदी टेस्ट ही बताओगे, ठीक है ना, कि जो तुमने IBFS से निकाला वो ठीक था कि नहीं था, ठीक है। तो अब तुमने ये क्या कर दिया है, निकाल दिया है, ठीक है, U प्लस V निकाल दिया, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होता है आगे स्टार्ट। इतना समझ आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। बस तुमने क्या करना है, कॉस्ट में लगाना U प्लस वी। U प्लस वी तभी निकलेगा, एक तो तुम्हारी क्या दी इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी होनी चाहिए और एक तुम्हारा वो क्या होना चाहिए, एलोकेटेड सेल होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल होती हैं तो तुम्हारा U प्लस वी निकल जाएगा। इसके बाद तुमने अब क्या निकालना है, CIJ निकालना है और DIJ निकालना है। तो CIJ और DIJ किसका निकलता है, जो अनऑक्यूपाइड सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाटर स्केयर्स भी बोलते हैं। ये हमारे क्या हैं, अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो ये अब देख लो, मैं ड्राइंग कर रही हूँ, ऑलरेडी ड्राइंग कर रही हूँ, सीधा, ठीक है। मैंने उन सभी में ड्राइंग कर दी है जहाँ पे क्या है, अनऑक्यूपाइड सेल्स है, मतलब जहाँ पे कोई भी मेरी एलोकेशन नहीं थी। तो जैसे मैंने बताया कि CIJ कैसे निकलता है, U प्लस वी। जिस सेल का, जिस अनऑक्यूपाइड सेल का, जिस वाटर स्केयर का, ठीक है, तुम निकालना चाहते हो CIJ, उसका V देखो, उसका U देखो। जिस सेल का तुम निकालना चाहते हो उसका V देखो, उसका U देखो, उसको प्लस कर दो। तो इस सेल का ये कितना है, V कितना है 6 और ये कितना है 0, तो 6 प्लस 0 इज 6, ठीक है। पहले हम सारे CIJs निकाल रहे हैं। अब इस सेल का V कितना है 6, इसका वो कितना है -4, 6 प्लस -4 कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। इसका 22 प्लस -4 कितना आता है, 18 आता है, ठीक है। इस सेल का V कितना है 11 और इसका वो कितना है, U कितना है -4, तो 11 प्लस -4 कितना आता है 7, ठीक है। उसके बाद ये वाले सेल का देखो, V कितना है 4, U कितना है 0, तो ये कितना आ गया 4, इसका कितना आता है 22 और इसका कितना आता है 11, ठीक है। ये इतना निकाल दिया। अब तुमने क्या निकालना है, DIJs निकालना है, और DIJ का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस CIJ। ये तुम्हारी कॉस्ट है और ये तुम्हारा CIJ है। तो 19 माइनस 6 इज 13, 9 माइनस 2 इज 7, 14 माइनस 18 इज -4, 14 माइनस 7 इज 7। ये नहीं निकाला मैंने, ये कितना आता है -4 आता है, 0 माइनस -4 कितना आ जाएगा, +4 बन जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 4 इज 2, 16 माइनस 22 इज -6, 14 माइनस 11 इज 3। तो हमने क्या निकाल लिए, सारे CIJs और सारे DIJs निकाल लिए। अब क्वेश्चन तुम्हारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं है, कैसे पता चलता है, ये देखो। अगर तो सारे तुम्हारे जो DIJs हैं, सारे DIJs पॉजिटिव निकलते हैं, सारे DIJs पॉजिटिव निकलते हैं, सारे DIJ
सारे DIJ पॉजिटिव निकलते हैं तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो क्वेश्चन जो तुमने वैम से निकाला है वो क्या है, ऑप्टिमल है। उससे ज़्यादा कॉस्ट को तुम रिड्यूस नहीं कर सकते हो। इन केस तुम्हारे सारे DIJs क्या निकलते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाता है। तुम लिख दोगे हेंस ऑल DIJs आर पॉजिटिव, हेंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज दी, ये टोटल कॉस्ट जो तुम्हारा वैम वाला है वही तुम निकाल दोगे। बट इस केस में क्या है, तुम देख रहे हो DIJs 13, 7, -4, 7, 4, 2, -6 एंड 3। भाई साहब यहाँ पे 2 नेगेटिव निकल आए हैं, 2 नेगेटिव, ठीक है ना। जहाँ पे नेगेटिव निकल आए अब वहाँ पे पड़ गया स्यापा, क्वेश्चन तुम्हारा चलेगा और लंबा, ठीक है ना। ऐसे धड़ाधड़ तुमसे मेहनत करवाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करना तुम्हारे DIJs खुद से पॉजिटिव नहीं करने, भगवान से प्रे करना कि हमें DIJs जो पॉजिटिव वाला क्वेश्चन ही आए। तो इन केस अगर नहीं आते हैं तो क्वेश्चन तुम्हारा चलेगा आगे, ठीक है ना। अब पॉइंट्स आते हैं तुम्हारे, इन केस तुम्हारा जो DIJs आते हैं वो नेगेटिव आते हैं, इन केस तुम्हारे DIJs नेगेटिव आते हैं जैसे -4 और -6, तो इसमें तुमने देखना है कि हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। -4 होती है कि -6 होती है, -4 होती है, गलत, -6 इज़ योर हाईएस्ट नेगेटिव DIJ, ठीक है ना। नंबर सिस्टम पता ना, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो -4 और -6 में से कौन सा है तुम्हारा हाईएस्ट वैल्यू, क्या है, -6 है। तो तुम वो वाला सेल क्या करोगे, चूज कर लोगे, वो वाला सेल क्या करोगे, तुम चूज कर लोगे, ठीक है। वहाँ से तुमने क्या बनाना है, एक लूप बनाना है। लूप को तुम क्या बोलते हो, क्लोज्ड पाथ बनाना है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ बनाना है तुमने, ठीक है ना। जहाँ की सिर्फ जो तुम्हारी सेल तुम चूज करते हो वहाँ पे अनएलोकेशन होनी चाहिए, मतलब वो तुम्हारा वाटर स्केयर हो सकता है, बट बाकी सारी क्या होनी चाहिए, एलोकेटेड सेल्स होनी चाहिए। जिस सेल को तुम चूज कर रहे हो बाय दी नेगेटिव वैल्यू वो सिर्फ तुम्हारी क्या होनी चाहिए, वाटर स्केयर होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी तुम लूप बनाते हो, जब भी तुम लूप बनाओगे एक तो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए और वो बाकी सारी क्या होनी चाहिए, एलोकेटेड सेल्स होनी चाहिए। तो इन केस अगर मैं देखो क्लोज्ड पाथ बनाने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए मैंने कि क्लोज पाथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गई, ठीक है, फिर यहाँ पे गई और यहाँ पे गई। क्लोज पाथ देखने हैं सिर्फ तुमने, ठीक है, ठीक है। क्लोज पाथ बन गया, बंद हो गया, एलोकेटेड भी है, ठीक है। अब जहाँ से तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू है उसको तुमने क्या करना है, प्लस से डिनोट करना है, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ऐसे करना है, ठीक है। पहला स्टेप सुन लें, DIJs चेक करो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो हाईएस्ट नेगेटिव DIJ देखो। -4 और -6 में से हमने -6 चूज़ किया, उसके बाद तुमने क्या बनाना है, लूप बनाना है, क्लोज पाथ थे वो भी बना लिया। लूप बनाने के बाद तुमने क्या करना है, जहाँ से तुमने लूप स्टार्ट किया है असाइन कर दो वैल्यूज़ प्लस माइनस प्लस माइनस। जो बीच में अगर कोई भी एलोकेशन आती है उसको इग्नोर करो, उसको हमने कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है, ये नहीं छेड़ा जाएगा। तो क्लोज पाथ देखनी है, 4 एंड्स देखनी है तुमने हमेशा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। क्लियर होता है, इतना समझ आता है। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे तुमने अब इसको छोड़ देना है। इसके बाद तुमने क्या करना है ये देखना, दोबारा से तुम्हें अब क्या बनाना पड़ेगा, एक और सेम चीज़ बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये तुम भी साथ साथ बना लो, ठीक है। कॉस्ट लिख लो अपनी सारी, वैल्यूज़ मैं बताती हूँ, वैल्यूज़ कॉस्ट लिखना, सिर्फ U और V भी नहीं लिखना, पुराना वाला नहीं लिखना, वो हम दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। ये इसका सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट हमारा था, ये सेकंड है, ठीक है। कॉस्ट मैं लिख रही हूँ 406, ठीक है, 406 19 9 and 6 22 14 and 16 11 14 and what is this 14, ये क्या है, 0 0 and 0, ठीक है। यहाँ पे मैं U लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, V लिख रही हूँ, ठीक है। इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। अब तुमने क्या करना है, जो तो लूप थे उसको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी बाकी बचे हैं जो तो लूप थे उनको छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं वो एज इट इज़ लिख लो। तो जैसे आप देख सकते हो 10 का 10 लिख दिया, 30 का 30 लिख दिया मैंने, ये 20 का 20 लिख दिया, और ये वाला 30 का 30 लिख दिया, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, बाकी सारी एलोकेशंस लिख ली, कॉस्ट लिख ली, सब कुछ लिख लिया। सिर्फ जो ये मेरा लूप वाले एलोकेशंस थी ना उनको मैंने नहीं छेड़ना है। तो जब तुमने नेक्स्ट सेल बनाना है ना तो तुम्हें लूप्स में चेंजेस करनी है, लूप में चेंजेस करनी है। वो किस तरह से करनी है, अब जो तुमने लूप बना लिया है प्लस माइनस, तो जो तुम्हारे माइनस बाहर वाले साइन है, ठीक है, एक्स्ट्रा साइन है, उसमें से देखो कि तुम्हारा स्मॉलेस्ट एलोकेशन कौन सा है। माइनस वाले साइन में प्लस माइनस, माइनस वाले साइन में देखो स्मॉलेस्ट या लोएस्ट एलोकेशन कौन सी है, 60 लोएस्ट है कि 50 लोएस्ट है। मैम 50 लोएस्ट है, तो हमने इसको क्या करना है, 50 वाली अमाउंट को, 50 जो एलोकेशन है इसमें प्लस कर देनी है, इसमें माइनस कर देनी है, इसमें प्लस कर देनी है, और 50 माइनस 50 तो क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान सुनो, जो भी तुम्हारी माइनस वाली है लूप है उसमें से तुमने पहले तो क्या चूज़ करना है, जो लोएस्ट एलोकेशन है। तो लोएस्ट कौन सी है, 50। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 है, 0 प्लस 50 क्या आएगा, 50। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 50 ऐड कर रही हूँ। ऊपर देखें, यहाँ पे क्या है, माइनस है, अब 50 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 60 माइनस 50 क्या होता है, 10। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 10। यहाँ पे एलिप्सन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की क्या होती है, 0 होती है। तो 0 प्लस 50 क्या होगा, अगेन 50 होगा। ठीक है, और नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0, वो 0 ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दोबारा से तुम्हारी 7 एलोकेशंस बन गई हैं। क्लियर आता है इतना, ठीक है, इतना क्लियर है। ये तुम्हारे क्या थे, पॉइंट्स आते थे। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, दोबारा से वो क्या करना है, u एंड v की वैल्यू निकालनी है, दोबारा से u एंड v की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेंगे, cos इज इक्वल टू u प्लस वी। इसको मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा से क्या कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ, 0 कर रही हूँ, बिकॉज इसमें मैक्सिमम एलोकेशंस हैं। क्योंकि मैक्सिमम एलोकेशंस है, मेरी v वैल्यू सीधा ही निकल जाएगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट 4 है, 4 22 11 एंड 0। ठीक है, मैं स्मार्ट हूँ इसलिए मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया। अब क्योंकि हमारे पास v भी है, एलोकेटेड भी है, सेल भी है, तो हमारा ये भी निकल जाएगा। वो हमारा कितना निकलेगा, -4। क्योंकि हमारे पास ये भी है, एलोकेटेड भी है, कॉस्ट भी है, तो हमारी ये भी निकल जाएगी। ये क्या निकलेगी, -2। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये भी है, एलोकेटेड भी है, सेल भी है, तो इसका वैल्यू भी निकल जाएगा। वो कितना निकल जाएगा, 12। ये मैंने शायद से गलती कर दी है, ये बच्चे -6 है, जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, तो 0 -4 -6 4 12 5 11। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाल दी, 0 एंड तुम्हारी u वैल्यू ऑफ रो एंड वैल्यू असाइन टू द कॉलम्स निकाल लिए। अगेन उसके बाद तुम्हारा क्या निकालना है, तुमने CIJs एंड DIJs जहाँ पे वाटर स्क्वायर्स है, मतलब जहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं है, जहाँ पे कोई भी एलोकेशन नहीं है, निकालना। ये कैसे निकलेगी, u प्लस v, किसकी, जिस स्क्वायर की तुम निकाल रहे हो उसकी v देखनी है, उसकी u देखनी है। तो ठीक है, तुम्हारी क्या निकलती है, 12 19 माइनस 12 कितना आता है, 7। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आता है, 8, 9 माइनस 8 इज़ 1, यहाँ पे कितना आता है, 14, यहाँ पे कितना आएगा, 18। तो 18 माइनस कितना आ गया, -4, यहाँ पे कितना आया, 7, 14 माइनस 7 इज़ 7। तो यहाँ पे कितना आया, -4, 0 माइनस -4 क्या है, +4 बन गया। 4 माइनस 6 क्या आ गया, -2, 6 माइनस -2 कितना हो गया, 8 हो गया। 14 11 और -6 कितना बन गया, 5, 14 माइनस 5 कितना हो गया, 9, और 0 -6 और 6। तो मैंने क्या निकाल ली है, जल्दी से CIJs और DIJs निकाल लिए। अगर आपको नहीं आता तो आप आराम से कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos इज इक्वल टू u प्लस v वाला। ठीक है, ये पूरा लगा लिए। जैसे आपकी CIJs और DIJs, अब दोबारा आपने क्या करना है, DIJs चेक करना है। 7 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ये क्या आ गया, -4, 7 4 8 9 एंड 6 सारी पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट ये वाली, मतलब इसमें अभी कोई दिक्कत थी। तो ये आपने क्या करना है,
लूप सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्यों चॉइस तो है नहीं, यही नेगेटिव है तो यहीं से लूप बनेगा। अब यहाँ से लूप बनेगा तो आपने क्या करना है, कोई क्लोज पाथ देखना है। क्या हमारा ये बनता है? नहीं बनता, क्योंकि ये भी अनएलोकेटेड है। क्या ये बनता है? हैं बताओ, ऐसा तो नहीं बन सकता, क्योंकि हमने ये क्या लेना, क्लोज एंडेड पाथ लेने हैं। क्या हमारा ये बन सकता है? बन सकता है भाई। बाकी तीनों क्या एलोकेटेड है और ये सिर्फ अनएलोकेटेड है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, लूप बन गया क्योंकि नेगेटिव था। अब तुमने नेक्स्ट दोबारा से एक और बनाना पड़ेगा, थर्ड बनाना पड़ेगा। उसमें तुमने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यूज़ देखनी है। नेगेटिव वैल्यूज़ देखनी है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नेगेटिव वैल्यूज़ देखनी है, ध्यान से देखना। नेगेटिव वैल्यू देखनी है, उसके बाद तुमने क्या देखनी है, ये जो तुम्हारा माइनस वाला है, ये जो तुम्हारा माइनस वाला है, इसमें से चेक कर लो कौन सी लोएस्ट एलोकेशन है, 30 या 10। 10 तो 10 को तुम क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। 30 माइनस 10 यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। जैसे ध्यान से देखना, तुमने यहाँ पे 10 क्या करा, माइनस कर दिया, यहाँ पे 0 रह गया, ठीक है। इसमें तुमने ऐड किया तो 10 यहाँ पे एलोकेशन आ गई। यहाँ पे तुमने 30 में से 10 माइनस किया, यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे तुमने 10 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 10 प्लस 10 क्या आ गया, 20 आ गया। तो जब तुम्हारा ये क्या आ गया है, ठीक है, तो तुम ये देखें यहाँ से, अब तुम्हारा क्या बनता है, एक नया दोबारा से बनता है वेल फॉर्म्ड, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे तुम दोबारा से v और u की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। जहाँ पे मैंने दोबारा से इसको क्या किया है बच्चे, लेट किया है, 0 लेट डाउन किया है, तो उससे मेरी क्या निकल गई, u प्लस v निकल गई है। और मैंने दोबारा से क्या निकाली है, कॉस Cij Dij, Cij Dij, Cij Dij, Cij Dij, और निकाली। इस बारी मेरे जितने भी Dij's हैं वो क्या आई हैं, पॉजिटिव आई हैं। 11 5 7 4 4 5 एंड 2। क्योंकि मेरी सारी Dij's पॉजिटिव आई हैं थर्ड टाइम में, तो मैं क्या लिखूंगी, हेंस ऑल Dij's आर पॉजिटिव, इट इज़ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो मेरी वैम की टोटल कॉस्ट कितनी निकली है, देख लो। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। किस तरह से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 20 प्लस 14 इंटू 10 प्लस 16। ये जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट आई है ना, वो जो तुमने वैम से निकाली होगी ना, उससे कम होगी, ठीक है ना। ये हमारा कौन बताता है, वैम बताता है। कौन बताता है, वैम बताता है, या मोदी टेस्ट बताता है। और क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज प्रॉफिट का था, मैक्सिमाइज प्रॉफिट का था, तो हमने क्या करना, ओरिजिनल लिख देना है। ओरिजिनल हमारी जो कॉस्ट थी ना, जैसे जो हमने 44 माइनस किया था, ये देखें, ये चीज़ हमने माइनस की थी 40 44 3। इसको क्या लिखो आप, ओरिजिनली लिखो, ठीक है। जैसे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एलोकेटेड सेल्स तुम्हारी क्या है, वही है 20 जो तुमने थर्ड टाइम में निकाली, ठीक है। 4 की जगह देख लो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, 40 थी। 0 की जगह आपकी क्या थी, 44 थी। तो सीधा तुम क्या करो, डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दो। 40 इंटू 20 प्लस 44 इंटू 20 प्लस 38 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 28 इंटू 50 33 इंटू 30 0 इंटू 50, जो भी आएगा वो तुम्हारी क्या होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आता है, इस तरह से अगर तुम इस रूट से जाते हो तो तुम्हारा क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। और तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो तुम्हारी क्या होगी, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। ये हमने किसके थ्रू किया है, मोदी टेस्ट, जो कहता है हमारा मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के थ्रू हमारा क्या है, ये क्वेश्चन आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 15 मार्क्स में आता है। मैंने बोला था अगर किस्मत अच्छी होगी तो तुम्हें सिर्फ क्या आएगा, वैम आएगा 15 मार्क्स में, ठीक है। इन केस तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी बुरी है तो वो क्या आता है, वैम प्लस मोदी पूछता है। तो क्वेश्चन को अधूरा ना छोड़ें,
ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन क्यों बढ़ा जा रहा था, घबराएं मत, मैंने इसमें 3 बार ही सॉल्व करके दिया। ये क्यों बढ़ा गया, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें ले ली थी, मैक्सिमम प्रॉब्लम भी था, अनबैलेंस भी था, केस ऑफ डीजनरेसी भी था, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, सब कुछ ही था। मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन था ये, मतलब इसको कर लिया तो कुछ भी कर लिया। क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्स में इतना बड़ा नहीं आता नॉर्मली, ठीक है, एक आधे में ही सॉल्व हो जाता है या मैक्सिमम दूसरे में आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। इन केस अगर आपको नहीं आता, थोड़ी सी दिक्कत है, तो मेरे को आप वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि मैम एक वीडियो इस मेथड की और डाल दीजिए, तो मैं वो भी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी, ठीक है। आई होप आपको कुछ आज नया सीखने को मिला है, ठीक है। बाकी अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर पेपर में फुल मार्क्स आते हैं तो लोगों के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ या जूनियर्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस, थैंक यू। वैसे इस पूरे टॉपिक के साथ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में ही कवर करवा दिया। मैक्सिमम प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का केस भी करवा दिया, अनबैलेंस भी करवा दिया, केस ऑफ डीजनरेसी भी करवा दिया और ऑप्टिमिलिटी टेस्ट भी करवा दिया। सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, एप्सिलॉन वाला भी करवा दिया, सब कुछ ही करवा दिया। मतलब ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कुछ भी आ गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इससे तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर भी ख़त्म होता है। मतलब 15 या 20 नंबर तो पक्के ही हैं, पक्के मतलब पक्के हैं, भरोसा करो मेरे पे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो इसके आपके फुल मार्क्स हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, सी या।